हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 7 का लेसन नंबर 5 जल वाटर। दोस्तों वाटर क्या है, जल क्या है? तो दोस्तों जानते हो कि वाटर के जल के बगैर हम धरती पर जीवित नहीं रह सकते हैं। जल, हवा ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जल क्या होता है दोस्तों? जल चक्र पहले हम देखते हैं जल चक्र क्या है। पहले देखते हैं हम थलसाला क्या है। थलसाला यह छोटे घर पौधे रखने का एक कृत्रिम आहता होता है। ठीक है, जैसे मतलब आपने देखा होगा ना कि बोतल में पानी, देखो ये थलसाला का चित्र आपका बना हुआ है। ठीक है, ये आपकी थलसाला है। ठीक है ना, एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भर कर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। ह्यूमस ना, जो खाद, घर की जो खाद वगैरह पास होती है उसी की एक परत लगा दें। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तद उपरांत उसके बाद उस पर क्या लगाएं, चारों ओर छोटे छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये आपकी थलसाला होती है ना, इसको आप घर पे भी बना सकते हो थलसाला को। तो ये आपकी थलसाला है। तो इसी के जैसे एकदम हमारी पूरी पृथ्वी है। ठीक है, इसी जैसे हमारी पृथ्वी है। तो देखो पहले देखो जल चक्र क्या होता है। हम जल चक्र बताते हैं। जल चक्र देखो यहाँ पर लिखा है ना, जल चक्र। दोस्तों जो जल है हमारा वो नदियों में, झीलों में, समुद्र में, तालाबों में भरा हुआ है। ठीक है, और जल जो हमारे पृथ्वी पर है वो एक स्थिर है, मतलब वो घटता या बढ़ता नहीं है, जितना है उतना ही रहता है ना। बस क्या होता है ना, उसका रूप चेंज होता रहता है। कभी जल द्रव में रहता है तो कभी वाष्प में जाता है, कभी वो बर्फ में बदल जाता है। तो क्या होता है, जब गर्मी होती है, धूप लगती है जल में, ठीक है, चाहे वो आपका पेड़ों की पत्तियों में जल हो या धरती पे कहीं गड्ढे, नाली या तालाब, महासागर, तो सूर्य की धूप के द्वारा वो वाष्पित हो जाता है। वाष्पित होकर वाष्पीकरण उसका होता है, तो वो जाके आपका हवा के साथ ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर उठ के जब ठंडा होता है तो संघनित हो जाता है। संघनित होकर वो बादल बन जाता है, मतलब जल में परिवर्तित हो जाता है। जब जल इतना भारी हो जाता है कि हवा उसको रोक नहीं पाती, तो वो वर्षण के द्वारा नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर मतलब वो बारिश हो जाता है। वर्षण में सारे वर्षण मतलब वर्षा नहीं होती है। वर्षण में जल जब आसमान से, मतलब ऊपर से नीचे आता है तो उसको हम वर्षण कहते हैं। वर्षण कई प्रकार का होता है, जैसे आपका जल की बूंदों में बारिश आए नीचे तो उसको वर्षा कहते हैं। बर्फ़ के रूप में है तो उसको बर्फबारी कहते हैं। जब पत्थर ओलों के रूप में आए, जैसे जब बर्फ़ के पत्थर गिरते हैं ना, उसको आपका वो उसको ओलों की वर्षा कहते हैं। और फिर ओस के रूप में आए तो ये सब जल जो, ठीक है, जो जलवाष्प ऊपर गई है वो ठंडी होकर जिस रूप में आती है नीचे, ठीक है, उसे हम वर्षण बोलते हैं। वर्षण में सारी चीज़ें आती हैं, वर्षा, ओला की बारिश, ठीक है, बर्फ़ गिरना, ये सब हमारे वर्षण में चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये आपका जल पुनः वापस आ जाता है। तो जल आपका क्या रहता है, देखो जल वाष्प के रूप में हमारे वातावरण में भी रहता है। ठीक है, क्योंकि वाष्पीकरण हो रहा तो लगातार सीधे ही ऊपर नहीं जाता है, या हर जगह ये जल वाष्प के रूप में भी विद्यमान रहता है। ठीक है, तो ये जल चक्र है कि जल का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना जल चक्र है। तो ऐसे ही जल का चक्र हमेशा चलता रहता है, इसलिए पृथ्वी पर जल क्या स्थिर रहता है। ये रहता है कि ठीक है, पीने के लिए हमारे कहीं पर जल है हमारे पृथ्वी पर 71%। कितने परसेंट है हमारे पृथ्वी पर? 71% है। ठीक है, तो ये जल हमेशा इतना ही रहता है, और इससे ना कम होता ना ज़्यादा होता है। बस ये है कि जैसे हम भूमि जल का ज़्यादा उपयोग करें तो वहाँ पर आपका भूमि स्तर जल का जो है उस कम हो जाएगा। तो अब ये है जल। ठीक है, तो इसी प्रकार जल आपका ये है। तो मतलब कभी जल जो, मान लो कभी जिस जल से हम हरियाणा में सिंचाई कर रहे हैं वो शायद कुछ वर्षों पहले वो शायद अमेजन नदी में हो। मतलब ये कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ का जल जो वाष्पित होके गया वो यहीं बरसेगा, यहीं पर वर्षा के रूप में नीचे आएगा या हिमपात के रूप में नीचे आएगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। वो हवा के साथ कहीं भी उड़ सकता है और कहीं भी बरस सकता है, और कहीं का दूसरे जगह जल वाष्प के साथ यहाँ पर आके यहाँ पर भी वर्षण के रूप में नीचे आ सकता है। तो ये जल है। तो जल हमारा 71% है, फिर भी हम कहते हैं जल बचाओ जल बचाओ। तो ऐसा हम सरकार और या हम लोग क्यों कहते हैं दोस्तों? जो जल 71% तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो जल है वो आलवण के रूप में है। आलवण समझते हैं ना, मतलब जिसमें क्या कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा जल है वो आपका लवणी जल है। लवणी मतलब जिसमें नमक मिला हुआ है, और आलवण के रूप में जल बहुत कम है। जैसे वो आलवण के रूप में जिसमें नमक नहीं है वो जल नदी में है, तालाब में है, सोते एवं हिमनद में है। सोते मतलब जो ज़मीन में, मतलब जो भूमिगत जल है ना उसको सोते बोलते हैं ना, वो नीचे चला जाता है, तो वो आपका आलवणी जल है जो पीने के योग्य है। और महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणी है, मतलब उसमें नमक है। ठीक है,
नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको खाने में भी यूज करते हैं, इसी नमक को हम खाने में यूज करते हैं। तो इस जल को हम क्या करना पी नहीं सकते, ना इससे हम सिंचाई कर सकते हैं और ना इसमें हम कपड़े धो सकते हैं। अगर धुलेंगे तो उसमें वही चटचटापन रहेगा नमक जैसा, ठीक है। तो इस जल को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा जल है वो किस रूप में है, अयोग्य है, मतलब हमारे यूज के योग्य नहीं है। तो जो हमारा जल हमें जो योग्य जल है वो हमें आलवड़ी जल जो है केवल नदियों में, तालाबों में और बर्फ़ के रूप में और ज़मीन के अंदर जो है, इसलिए हमें जल की रक्षा करनी है क्योंकि ये जल बहुत कम है। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। और कुछ इस लेसन में इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है हमने बता दिया। आगे देखिए दोस्तों, आपका ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। फिगर में देखिए आपका, देखिए दिया है जितना आपका ब्लू है, ये आपकी पृथ्वी गोल है, ठीक है। जितना आपका ब्लू है वो अब सब क्या है, आपका जल ही जल है। 71% जल है ना हमारे पृथ्वी पर, 71% जल है, ठीक है। इतना हमारे पास जल है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं है, सारा समुद्रों में है। ये सब जल जो है इधर उधर जो फैला पड़ा है, ये सब पीने योग्य नहीं है ना, ये आप कहाँ पी सकते हो, ठीक है। ये आपका जल है। तो दोस्तों इसको आप मतलब इस फिगर को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। आपको पूछा जाए कि हिंद महासागर कहाँ, तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है, ठीक। भारत देश के दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आते हैं, और जो सारे महासागर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। और इनका जल हमेशा गतिशील रहता है, ठीक है। इसमें तरंगे रहती हैं, धाराएं रहती हैं, और क्या रहता है, इसमें ज्वार भाटा रहता है ना। तो इस 3 तरीके से जल हमेशा गतिशील रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है। देखो ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, जो यस आकार का है, जिसका आपने पढ़ा था कि जो किनारा होता है बहुत द्रुत का होता है, ठीक, बहुत ही द्रुत होता है, मतलब दांतों के तरीके से बना होता है। यहाँ पर पोताश्रय बहुत आसानी से मतलब अच्छे होते हैं। पोताश्रय मतलब जहाँ पर जहाज रुकते हैं ना, ठीक, वो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पर पाया जाता है, मतलब इसका उदाहरण लेकर हम बता रहे हैं, ठीक है। ये अफ्रीका के पश्चिम में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में पाया जाता है। क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर कहलाता है, और भूमध्य रेखा के नीचे वाला क्या कहता है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाता है, ठीक है। तो आप इसके मतलब इनसे आप स्थितियाँ पता करते हैं कि अटलांटिक महासागर के, ठीक है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है। तो इस फिगर से ही आप चीज़ें याद रखोगे। जैसे आप देखिए नदी, अमेजन नदी कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कैरिबियन सागर कहाँ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है कैरिबियन सागर, ठीक है। यहाँ पर ये स्थल संधि है, पनामा स्थल संधि पढ़े थे ना, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है, ठीक है। देखिए मिसिसिपी नदी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। अब झीलें देखो, कुछ मेन झीलें इसमें दी गई हैं, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, हुरन झील, ठीक है, ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट स्लेव झील। तो ये सब कहाँ है, आपकी उत्तर अमेरिका में है, ठीक है। तो साल्ट लेक सिटी देखो, ये कहाँ पर आपकी उत्तरी अमेरिका में ही है, ठीक है, इसी महाद्वीप में है। आगे देखिए नाइजर नदी कहाँ पर आपकी अफ्रीका में है। नील नदी सबसे लंबी नदी भी अफ्रीका में। लाल सागर देखो कहाँ पर है, अफ्रीका और एशिया के बीच में लाल सागर है, छोटा सा दिख रहा है लाल सागर। भूमध्य सागर कहाँ है, अफ्रीका के उत्तर में है, ठीक है, यूरोप के दक्षिण में है। और ये भूमध्य सागर ही यूरोप और अफ्रीका को आपस में अलग करता है, ठीक है। दनूबी नदी देखिए, काला सागर देखिए, ये आपका यूरोप में, ठीक है, एशिया और यूरोप में है। कैस्पियन सागर देखो एशिया में है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता ही है कहाँ है। गंगा नदी कहाँ है, हुंगो नदी चीन में है, ठीक है। देखो चीन सागर आपने सुना होगा, साउथ चाइना सी सुने हो ना, इसके चक्कर हमेशा ही न्यूज में आता रहता है, तो इसको आपको जानना ही जरूरी है। देखो ये दिख रहा है दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, साउथ चाइना सी, इसमें चीन अपना प्रभुत्व जमा रहा है, ठीक है। इसको लेकर भारत और जापान दोनों चिंतित रहते हैं, ठीक है। और देखो पूर्वी चीनी सागर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डार्लिंग नदी कहाँ है, देखो ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है आपका, पश्चिम साइड में है, ठीक है, पश्चिम और दक्षिण में, ठीक है, क्योंकि ये आप एक इसमें स्थितियाँ पूछ देता है कौन कहाँ पर है, तो आपको चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। क्या कोरल सागर देखिए कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ है आपका, पूरब में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ अगर गलत निकल जाता है मुख से तो आप लोग दिशाएं पता है तो उससे आप उसको करें, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आर्कटिक सागर कहाँ है, देखो यहाँ पर है। तो ये चीज़ें आपको इस फिगर से आपको चीज़ों को याद रखना है, कौन चीज़ कहाँ पर है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जल का वितरण देख लेते हैं, ठीक है। देखो जो जल में नमक होता है उसकी मतलब कैसे मात्रा जानते हैं, तो उसको लवणता बोलते हैं। तो 1000 ग्राम में कितना जल मौजूद है, ठीक है, तो उसके अनुसार उसकी लवणता को हम ज्ञात करके 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम में, समझो 1 लीटर 1 किलो 1 की ग्राह गया 1000 ग्राम में, ठीक है। तो 1 ग्राम में अगर उसको हम वाष्पीकृत जल करें तो नीचे नमक बचेगा, तो फिर कितना ग्राम नमक बचा उसको काउंट करके, उसको तौल के, उसको माप करके हम बता सकते हैं कि जल की लवणता कितनी है, ठीक है। तो वैसे हमारी जो सामान्य औसत लवणता है वो 35 ग्राम प्रति 1000 में होती है। कितनी होती है, 35 ग्राम प्रति 1000 में होती है, ठीक है। तो ये आपकी सामान्य लवणता होती है, समझ गए ना। तो देखो इसके, देखिए इजराइल का एक मृत सागर है जिसमें आपका 1000 अगर 1 लीटर जल लोगे ना
उसको फिर भाप पे रख दो, भाप बना दो, सारा जल उड़वा दो, तो उसमें जो नीचे बचेगा ना नमक वो 340 ग्राम होगा। तो इसकी सबसे ज़्यादा लवणता है। यहाँ पर तैरना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जब लवणता ज़्यादा होती है तो जल का घनत्व ज़्यादा हो जाता है। जब घनत्व ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर तैरना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन कारण याद रहना चाहिए। एक छोटी छोटी कक्षाओं में कारण लिखाते रहते हैं, यही आप हर परीक्षा में आसानी से लिख सकते हो। ये तुम्हारी वर्डिंग तैयार हो रही। कभी भी कोई परीक्षा दोगे छोटी या बड़ी, आपका दिमाग चलेगा वहाँ पर। देखिए महासागर में कितना है जल, ठीक है, 97.3% है महासागर में, ठीक है, जल। तो इसमें सब में नमक है। क्या है इसमें? 97.3% है, तो ये लवड़ी है, ठीक है, इसको आप पी भी नहीं सकते हो ना। जब लवड़ी है तो इसको पियोगे कैसे? इसमें नमक है। क्या है आपका? नमक है, तो इसको आप पी भी नहीं सकते हो ना। इसमें नमक है आपका, तो इसको आप क्या कर सकते हो? पी भी नहीं सकते हो। ये महासागर में इतना है। और बर्फ़ के रूप में कितना जल है आपका, देख रहे हो? तो आपका बर्फ़ के रूप में देखिए 2% है केवल। कितना? बर्फ़ के रूप में। तो यही आलवड़ी जल है बर्फ़ के रूप में, ठीक है। तो ये बर्फ़ के रूप में हो गया, समझ गए, 2%, ठीक है। उसके बाद भूमिगत जल कितना है? 0.68%। झीलों का आलवड़ी जल है कितना है आपका? 0.009%। तो बहुत मतलब बहुत कम है। अब देखिए नमकीन झीलें कितनी है, अभी नमकीन झीलों में भी जल कितना है? लगभग 0.009%। और वायुमंडल में मतलब वाष्प के रूप में कितना जल है? 0.0019%। और वायु की नदियों में कितना है? 0.001%। तो मतलब बहुत कम जल है। पीने योग्य जल आपका बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए इन पीने योग्य जल इसको हर जगह वितरण भी एक समान नहीं, कहीं पर तो रेगिस्तान ही है, वहाँ पर भूमिगत जल भी नहीं मिलता है और नदियाँ भी वहाँ पर नहीं जाती हैं। और जहाँ पर भूमिगत जल मिलता भी है तो लोग उसका ऐसा दोहन कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो जब देखो समरसेबुल चलते रहता है, पानी निकलते रहता है, ठीक है, तो वो भी कम हो रहा है। वर्षा का जल हम संचित नहीं कर रहे हैं, वाटर लेवल इसलिए नीचे जा रहा है। भाई भूमिगत जल कहाँ से आएगा? जो बारिश होती है, और बारिश जब तक आपका ज़मीन में कहीं जल रुकेगा नहीं तो वो नीचे ज़मीन के जाएगा कैसे? जब जाएगा नहीं तो भूमिगत जल बढ़ेगा नहीं। अब शहरों में तो हर चीज़ तो पक्की बनी हुई है, तो जल वो कैसे भूमि में जाए? बह के नदियों में, नालों और नलियों से बह के नदियों में जाता, नदियों से बह के सीधे वो सागर में गया, फिर उसका तो फिर वही हो गया, ठीक है। आगे देखिए, इसका एक हम उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पूरा जो पृथ्वी पे जल है उसको हम मान लेते हैं कि 2 लीटर है। कितना है? मान लीजिए हमने 2 लीटर जल है। कितना है आपका? 2 लीटर जल है पूरा पृथ्वी पर जो जल है, ठीक है, वो समुद्र वगैरह सब मिला के। तो इस 2 लीटर से जल अब 12 चम्मच आप बाहर निकाल लीजिए बर्तन में, ठीक है। तो ये 12 चम्मच ही है जिसमें नमक नहीं है, और बाकी 2 लीटर में जितना जल था उसमें सब में नमक है। तो 12 चम्मच कितना दोस्तों होगा? आप अनुमान लगा सकते हो। इस 12 चम्मच में नमक नहीं है, यही पीने योग्य है। तो ये पीने योग्य 12 चम्मच का भी वितरण है। इसमें 9 चम्मच, 12 से 9 चम्मच तो बर्फ़ में है। किसमें है आपका? बर्फ़ के रूप में। 2 चम्मच भूमि जल के रूप में है, ठीक है, भूमि जल के रूप में अभी है दोस्तों, और ये लगातार कम ही हो रहा है। और आधा चम्मच आपका क्या है तुम्हारा? जो झीलें हैं ना उसमें है, ठीक है। और 1 बूंद जो है, चम्मच भी नहीं, 1 बूंद जो नदियों में है। तो ये नदियों वाला जल और भूमिगत जल ही ज़्यादातर हमको मिल पाता है, ठीक है। झीलें तो जहाँ पर हैं वहीं पर स्थित हैं। तो नदियों वाला और ये भूमिगत जो जल होता है वही हमको, नदियाँ बह के आती हैं तो उससे हम यूज कर लेते हैं, भूमिगत जल हमने टेबल वगैरह से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर नदियों का हम अतिक्रमण कर लेंगे, उनका रास्ता मतलब प्रदूषण करेंगे, तो ये भी जल खराब होता जा रहा है। और भूमिगत जल तो जितना हम बारिश से मतलब हमको मिलता नहीं, उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? उसको यूज कर रहे हैं, मतलब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। घर में बारिश होती है, जल सारा बह जाता है, हर कोई नहीं ना, हम ध्यान देते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो इतना जल आप समझ लीजिए, 2 चम्मच केवल आप भूमिगत जल है और 1 बूंद नदियों में जल है, यही हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो समझ लीजिए कितना कम जल है। इस चीज़ को बताइए लोगों से, तो लोग आश्चर्यचकित होंगे, तभी जाके इसका आप क्या कहते हैं, इसका संग्रहण करेंगे जल का, ठीक है, उसकी वैल्यू समझेंगे। तो जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही हमको क्या कर रही है हमारी? अगर जल के प्रति हम लापरवाही कर रहे हैं तो ये हमारा जो बहुमूल्य संसाधन है हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये बहुत सी देखो न्यूज में आती रहती हैं कि जल लोग कैसे क्या बर्बाद करते हैं, गंगा कैसे, मतलब यमुना नदी तो देखो दिल्ली में ऐसा गंदी होती है, गंगा कानपुर में ऐसा गंदी होती है कि भैया फिर पूछो ना, ठीक है। अब देखिए आप समुद्र में आ गए, ठीक है, हम समुद्र में हम बताएं ना कि समुद्र का जल हमेशा स्थिर नहीं रहता है, मतलब हमेशा गतिशील ही रहता है। उसमें 3 प्रकार की गतियाँ चलती हैं, उसमें तरंगे बनती हैं, ठीक है, जलधाराएं होती हैं, ठीक है, और ज्वार भाटा रहता है। और तरंगे ना दोस्तों, जितना ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होगी ना तो उतना ज़्यादा तेज़ तरंगों की गति भी होती है। हाँ, ये देखो बॉक्स में दिया भी है, ठीक है। मान लो जितना तेज़ पवन बहती है ना, तरंगे भी उतनी तेज़ ही उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अगर तूफान आएगा, ठीक है, अगर तूफान आ रहा है तो मतलब समुद्र में जो तरंगे होंगी उनकी गति और तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी समझ गए ना, तो ये तरंगे हैं। तो देखिए
आपकी सुनामी ना, सुनामी के बारे में दिया। सुनामी जो है ना, जापानी भाषा का एक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पोताश्रय। पोताश्रय मतलब जहाँ पर पानी के जहाज आके रुकते हैं, ठीक है। श्रय मतलब आश्रय, मतलब आश्रय मिले उनको, मतलब पोतों के, मतलब जहाज़ों के घर, ठीक है। तो मतलब सुनामी इसका नाम इसीलिए पड़ा कि सुनामी जो आता है पोताश्रयों को नष्ट कर देती है, इसलिए इसका हमारा नाम क्या पड़ा है, सुनामी पड़ा है। ठीक, पंजाबी क्या कहते हैं उसमें, जापानी भाषा में। तो ये आपका सुनामी के बारे में पता हो गया। तो आपने पढ़ा भी, हमने बताया कि तूफान में तेज हवाएं चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं और इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर तक उठी है। कितनी? 150 मीटर तक मापा गया है। और ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से भी चलती हैं, ठीक है। 2004 में सुनामी एक आई थी अपने इंडिया में, ठीक है, जो हमारे अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया था 2004 में जब सुनामी आई थी। तो दोस्तों आपको पता ना कि मतलब समुद्र में कैसे सुनामी उठता है, कैसे तरंगे, जैसे हवा तूफान चला तो तरंगे को तो तेज रहेगी ही रहेगी। इसके साथ में मान लो जल के अंदर, महासागर के अंदर भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, या जल के नीचे मतलब भूस्खलन। भूस्खलन तो जमीन एक इधर से उधर खिसकती है, तो उसके कारण ना समुद्री जल बहुत तेज़ी से विस्थापन होता है, तो उसका स्थान भरने के लिए इधर उधर से जल आता है। जब इतना बड़ा समुद्र है उसमें जल आए, अब एक बाल्टी लीजिए, उसमें से एक लोटा पानी निकालिए, देखो कितनी जल्दी बाल्टी का, तो जहाँ से पानी निकलेगा वहाँ पर जगह खाली हो जाती है ना, तो अगल बगल से पानी उसकी जगह भरने के लिए आता है। अब समुद्र में कोई इतना बड़ा कांड हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी और ज़मीन खिसक रही, तो चारों तरफ से कितना ज़्यादा जल आएगा। मतलब पूरा सागर, तो समझ लीजिए क्या हलचल मचेगी सागर में, तो उसी कारण सुनामी पैदा होती है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा हम उनकी तीव्रता का अनुमान लगा सकते हैं। जब बाल्टी में इतनी तेज़ी से जल आता है तो समुद्र में कितनी तेज़ी से आएगा। तो सुनामी जो उठती है ना, 150 मीटर तक ऊंची उठ जाती है, मतलब जो लहरें आती हैं, और उनकी स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक हवाई जहाज़ के से ज़्यादा भी स्पीड मतलब तक पहुँच जाती है, ठीक है। देखो सुनामी के बारे में जो अपने वहाँ आई थी, हम पढ़ते हैं 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थीं जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिम सीमा पर था। ये अधिकेंद्र वगैरह जो होता है हम अगले चैप्टर में जाएंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.9 नापी गई थी ना। 9 भूकंप जो आया था समुद्र के अंदर, ठीक है, उसकी क्या कहती तीव्रता कितनी थी? 9 थी, ठीक है। और भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, क्योंकि हमने बताया ना हमारे जो ये स्थल मंडल है ना, यो मतलब ये पूरा ठीक है, वो सब प्लेटों से बने हैं ना, तो भारतीय प्लेट थी, वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था, समझ गए, महासागरीय तल, ठीक है, 10 से 20 मीटर विस्थापित हो गया था, नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 8, जब देखो मतलब प्लेट, जब भारतीय प्लेट वर्मा के नीचे चली गई थी, तो वहाँ पर जब जगह होगी उसको जगह भरने के लिए आया, फिर जल वापस लौटेगा, ठीक है। जब जल वापस लौटा तो यह सुनामी जो आ रही थी, ठीक है, आ रही थी, तो उसकी स्पीड कितनी थी? 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया। और जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान अगर गति से की जाए, हवाई जहाज़ों से की जाए, तो लगभग उन्हीं के बराबर थी, ठीक है। और हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, ठीक है, जो ठीक है, वो भी लगभग क्या हो गया था, सब डूब ही गया था, पूरी तरह डूब गया है। और जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई है और जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से जो 900 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उससे कितने पे आ गई? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तक कम हो गई थी, ठीक है। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक गहराई तक गई थी, जिनके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और बाकी जनधन की जितनी हानि हुई थी तो उसकी बातें ही छोड़ दो, ठीक है। आंध्र प्रदेश,
और तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, ये सब मतलब बहुत प्रभावित हुए। तो दोस्तों यहाँ पर एक आप बात समझ रहे हो कि जैसे जब जल की गहराई समुद्र में ज़्यादा होती है तो तरंगों की स्पीड भी ज़्यादा होती है, और जो तरंग स्वामी की ऊंचाई होती है वो भी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे जल की गहराई कम होती जाती है तो तरंगों की स्पीड और उसकी ऊंचाई भी क्या होती जाती है, कम हो जाती है। जैसे अब समुद्र भाई तटों तक ही तो है, तटों तक ही सुनामी आती है, फिर जितनी स्पीड होती है तो जितना आगे जा पाता फिर क्या है, जल खत्म तो इनकी स्पीड भी खत्म। भाई स्पीड से चला आ रहा है जल समुद्र में, ठीक है, तो जब तट से टकराएगा तो थोड़ा बहुत तो दूर निकल ही जाता है, तो 3 किलोमीटर तक अंदर गया था, समझ सकते कितनी ज़्यादा स्पीड है। देखो आगे देखो, यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। और देखो फिर ये मिला क्यों नहीं, हम लोग बचे क्यों नहीं, क्योंकि देखो इसके पहले कभी भी हमारे हिंद महासागर में इतनी बड़ी सुनामी नहीं आई थी। सुनामी जो आती है वो प्रशांत महासागर वगैरह में आती है, तो वहाँ पर चेतावनी की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, कि ऐसा कुछ आ रहा तो हमें पता चल जाए पहले से थोड़ा बहुत ना। लेकिन प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, इसलिए यहाँ पर उतनी मतलब मशीनें हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमको जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन दिसंबर 2004 से जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ जो है ना, एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। तो हिंद महासागर में इतनी हमारे पास चेतावनी देने वाली मशीन मतलब सामग्री नहीं थी, और जनता में जागरूकता नहीं थी। होता क्या है दोस्तों, जब सुनामी आती है तो सबसे पहले संकेत ये रहता है कि जो तटीय क्षेत्र पे जल बहुत तेज़ी से वापस होता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से वापस जाएगा, और उसके बाद विशाल तरंगों का रूप लेकर वो दोबारा आएगा। तो लेकिन जब ऐसा हुआ, ठीक है, 2004 में, तो लोगों ने देखा अरे ये क्या हो गया, जल वापस जा रहा, बड़ी तेज़ी से वापस जा रहा, तो लोग उस आश्चर्य को देखने के लिए वहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है, मतलब, और जो दूर भी थे वो भी देखने गए अरे जल इतनी तेज़ वापस क्यों जा रहा है। लेकिन वो लोग ये ध्यान नहीं दिए क्योंकि जागरूकता नहीं थी कि ये जल वापस जा रहा है तो वापस सुनामी के रूप में आएगा। और ये लोग देख रहे थे कि जल वापस क्यों जा रहा है, फिर आएगा, मतलब जैसे ज्वार भाटा हल्का फुल्का आता रहता है। लेकिन जब वापस आया तो अब मान लीजिए 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है, कितना तेज आप भागेंगे, ठीक है। तो जितने लोग देखने के लिए गए थे उन सभी लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखिए ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम रूप से तो ज्वार भाटा आता ही आता है, ठीक है, मतलब जल जब ऊपर उठ कर आता है उससे, ठीक है, ज्वार कहते हैं, जब वापस आता है तो उससे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने न्यूनतम स्तर तक आ जाता है या तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, ठीक है। तो ज्वार भाटा आपका मतलब समझ के, ठीक है। तो ज्वार भाटा बनता कैसे, देखो दिया जाएगा लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा तो जब सूर्य और पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य का 90 अंश पे ऐसे हो ना, 90 एंगल का कोण बना तो ज्वार आपका ज्वार भाटा बनेगा और लघु बनेगा ना, क्योंकि दोनों का जो होता है ना आकर्षण बल कट जाता है ना, ये इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है, तो सिस्टम मतलब बन नहीं पाता है, ज्वार भाटा लंबा नहीं बन पाता, मतलब ताकतवर नहीं बन पाता है, ठीक। तो इससे लघु बनता है ना। तो इसको इसमें बोलते हैं कि अगर हम भाषा में पढ़ें, ठीक है, कि जब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तो परिणामस्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, ठीक है। इसे लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। तो ये लघु ज्वार भाटा आता है, ठीक है। और बृहत ज्वार भाटा कब आता है, जब से देखो जब ये ज़्यादातर बृहत मतलब बड़ा ज्वार भाटा कब आता है, पूर्णिमा को आता है और अमावस्या को आता है। देखो पूर्णिमा अमावस्या, ठीक है, बृहत ज्वार भाटा, ठीक है ना। सूर्य और चंद्रमा एक साथ एक ही तरफ खींचे जल को, ठीक है, तो आपको बृहत आएगा, ठीक है, एक ही तरफ घर्षण लग रहा है। अब देखिए पृथ्वी के इधर अमावस्या, देखो पूर्णिमा में क्या होता है, चांद हमको पूरा दिखाई देता है, ठीक है, और अमावस्या में क्या होता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है और चांद चमकता है किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य का प्रकाश पे पड़ता नहीं तो चांद हमको दिखाई नहीं देता है। तो चांद इधर जल खींचता है और ये इधर खींचता है, मतलब दोनों तरफ अपना अपना खींचते हैं, कोई एक दूसरे को काटते हैं। तो दोनों तरफ क्या होता है, ज्वार भाटा बहुत मतलब तेज बनता है, ठीक है, बड़ा बनता है। तो मतलब ज्वार भाटा जो आपका है अमावस्या और पूर्णिमा को बनता है, जब दोनों के घर्षण, ठीक है, एक साथ कार्य करते हैं ना, तब आपका तो एक दूसरे को काटते नहीं, एक दूसरे को घर्षण को काटते नहीं है चंद्रमा और सूर्य, तब आपका क्या बनता है, ज्वार भाटा बड़ा बनता है, जिसे हम बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। ये पूर्णिमा को और अमावस्या को आते हैं बृहत ज्वार भाटा, ठीक है। ये चीज़ आपको लिख देनी है, ठीक है। और उच्च ज्वार जब आता है ना, उच्च ज्वार आता है तो ना नौ संचालन में बड़ा सहायक होता है। क्यों सहायक होता है दोस्तों, जैसे अब क्योंकि जैसे कुछ बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, वो तट तक नहीं आ पाते क्योंकि वहाँ पर जल की गहराई कम है, तो वो नीचे लड़ जाएंगे। लेकिन जब ज्वार आता है बड़े बड़े ना, तो वो पानी उसमें ज़्यादा होता है ज्वार में, तो वो जहाज को उठा के ले आता है, तट पे छोड़ देता है,
तो हम लोग सामान उतार लेते हैं, फिर जब ज्वार आता है तो वो जहाज़ को लेके चला जाता है। तो मतलब ये आसान रहता है, ठीक है। और जब ज्वार आता है तो हमें मछलियाँ भी तट पर आ जाती हैं, तो हम मछलियों को भी पकड़ सकते हैं ना, मछुआरों को भी काफ़ी आराम मिल जाता है, ठीक है। और ज्वार जब आता है तो ना उससे कहीं के पर हम बिजली भी पैदा करते हैं, क्योंकि जब आएगा तो टरबाइन नाचेगी, वापस जाएगा तो टरबाइन मशीन नाचेगी, जिससे बिजली भी पैदा कर लेती हैं। अब धाराएं दोस्तों पढ़ें, ठीक है। आगे देखिए कुछ दिया गया है क्रियाकलाप। एक बाल्टी में नल के पानी से 3/4 भरें, बाल्टी के और एक निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से निकाली बर्फ डालें, एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण करें, ठीक है। मतलब फिर देखिए धारा कैसे चलती है, वही मतलब धाराएं है ना। जल जो है ना, गर्म जल होगा वो ना ठंडे जल की तरफ चलता है, ठीक है, या ठंडा जल कह ले, ठीक है। तो ये वही आपकी जल धाराएं हैं, समझ गए ना। तो वही धाराएं बनेंगी। अब देखोगे कैसे जा रहा है, उसमें नीला रंग डालोगे तो देखोगे अब कैसे चल रहा है। तो महासागरीय धाराएं जो क्या होती हैं वो एक निश्चित दिशा में बहती हैं, एक निश्चित दिशा में नियमित रूप से चलती रहती हैं, ठीक है। तो महासागरीय धाराएं देखिए निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, ठीक है। समानतः देखो अब ये गर्म और ठंडी कैसे होंगी, सिंपल सा दोस्तों एक फंडा है, ठीक है। आप लोगों ने आपने पढ़ा है ना, ठीक है। अब कैसे इसको जानोगे, सिंपल सा फंडा क्या है दोस्तों। हमने एक आपको बताया था ये फिगर था, ठीक है। इस फिगर को आप मतलब कोई भी फिगर भूगोल में आपको फिगर तो आपको दोस्तों देखना ही है। अब इस फिगर को आप देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, ठीक है। इस फिगर को आप देखेंगे दोस्तों तो आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। इस फिगर में क्या देख रहे हैं, ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा क्या रहता है, प्रकाश ज़्यादा रहता है, क्या रहता है यहाँ पर प्रकाश सूर्य का ज़्यादा पर, तो ये गर्म रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रेखाएं चल रही होंगी, ठीक है, इधर से भूमध्य रेखा से किधर भी जाएँ, दक्षिण को जाए चाहे उत्तर को जाए, वो हमेशा गर्म होंगी जलधाराएँ, क्या होंगी, गर्म जलधाराएँ होंगी। और जो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये ठंडे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे, मतलब तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुव की जाने पर घटने लगता है ना, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये जब ध्रुवों की तरफ से जो रेखाएं आ रही हैं वो क्या रहेंगी, हमेशा जलधाराएं जो है ठंडी रहेंगी। तो ये चीज़ आपको अगर क्लियर है ना, तो आप जलधाराएं आप देखो, उनका नाम याद है, फिगर में देखोगे कि अगर उनका नाम से उनका फिगर मतलब दिमाग में अगर बसा लोगे तो तुरंत पता कर लोगे कि ये हमारी ठंडी जलधारा है और ये हमारी गर्म जलधारा है, कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि आप यही लिखा ना, उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है ना ठंडी जलधाराएं, ठीक है। और लेब्राडोर महासागरीय देखो आप लिखा ना, गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं, ठीक है, वो आपकी धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। और ठंडी धाराएं क्या होती है, ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। भाई ठंडी जलधारा ध्रुव से किधर आएगी, उष्णकटिबंधीय तरफ आएगी, भूमध्य रेखा तरफ ही आएंगी, ठीक है, या निम्न अक्षांशों की तरफ ही आएंगी। जैसे लेब्राडोर महासागरीय धाराएं जो शीत जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक है। और ये दोनों शीत और गर्म जलधारा जिस जगह पर मिलती है ना, वो जगह बहुत गजब की होती है। क्यों गजब की होती है, वो मछुआरों के लिए बहुत होती है, वहाँ पर मछलियाँ बहुत मिलती हैं, ठीक, मछलियाँ पकड़ने का उत्तम स्थान होता है जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, ठीक है, और गर्म जलधारा मान लो ठंडी है हरी हो गई, ठीक है, ग्रीन हो गई, थोड़ा ये गर्म, यहाँ पर मछलियाँ बहुत मिलती हैं, जहाँ पर दोनों जलधाराएं मिलती हैं, समझ गए ना, गर्म। तो ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ होता है ये, ठीक है, विश्व में जिस स्थान पर गर्म एवं शीत मिलती हैं वह स्थान से विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो मछलियाँ मिलती हैं जैसे जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, इसके कुछ उदाहरण हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपको फिगर याद रखना है, क्या याद रखना है, इस फिगर को, ठीक है। अब देखिए जितनी रेड दिख रही हैं वो सब गर्म जलधारा है, उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर। और जो आपकी ब्लू दिख रही है, ठीक, डार्क ब्लू, वो सब ठंडियाँ हैं। तो ठंडी देखिए अब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से ही आ रही हैं, ठीक। अब गर्म जलधारा से गल्फ स्ट्रीम देखो यहाँ अटलांटिक महासागर में बहती है, ठीक है, क्या कहते हैं उसमें, है ना, देखिए बह रही है आपकी गर्म जलधारा, ठीक है, ठीक है, भाई ना गर्म जलधारा, जिसको गल्फ स्ट्रीम में देखो क्या कहते हैं, लेब्राडोर उत्तरी ध्रुव से आ रही, देखो लेब्राडोर ये आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो ये देखो ये आपकी भूमध्य रेखा से ऊपर जा रही, ठीक है, तो ये क्या है, उत्तरी अटलांटिक अफवाह है, ये भी गर्म धारा है, ठीक है। और देखो ठंडी कम है, लेब्राडोर, ठीक है, कैलिफोर्निया, और क्या कहते हैं ये कैनरीज जलधारा, ठीक है, वेनेजुला धारा, ठीक है, ये आपका फॉल्कलैंड जलधारा, ठीक है। तो ये हम्बोल्ट पेरू जलधारा, ये आपकी, ठीक है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो मतलब कुछ नाम है आप याद रखना, जैसे ये क्या कहता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ठंडी जलधाराओं की, और ये क्या है, आयासियो जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा, ठीक है। तो इन चीज़ों का नाम याद रखो। बाकी जैसे हैं ब्राजीलियन धारा, ठीक है, और क्या कहते हैं औगलास धारा, ठीक है, ब्राजीलियन धारा, ये देखो औगलास धारा ये है, ठीक है, विषुवती विपरीत धारा, दक्षिणी विषुवती धारा, ठीक है, ये सब आप गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, उत्तरी विषुवती धारा, ठीक है, विषुवती विपरीत धारा, ठीक है,
और क्या कहते हैं लसका धारा, ठीक है, ये सब गर्म जल धारा। तो आपका मतलब ठंडी जल धाराओं के नाम और याद रखो, इसके नाम याद रखिए। तो देखो इसका हम ट्रिक बनाएंगे, अगर ट्रिक बन जाएगी तो आपको हम किसी वीडियो में दे देंगे, ठीक है। ठंडी और गर्म जल धारा का नाम याद रखने की ट्रिक को दे देंगे, ठीक है। आपको अभी टाइम नहीं बना पाए, ठीक है। तो और देखिए, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया दोस्तों। इसमें कोई ये फिगर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इस फिगर में आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर ये फिगर आपका तैयार है ना तो इसमें आपको कोई दिक्कत विशेष नहीं होगी, ठीक है। और ये पार्ट खत्म हो गया। हाँ, एक चीज़ छूट गई दोस्तों, आगे देखिए, ठीक है। जहाँ पर गर्म ठंडी जल धाराएं मिलती है तो वहाँ पर मत्स्य के लिए बहुत अच्छा है ना, मछलियाँ बहुत मिल जाती हैं, और वहाँ पर कोहरे वाला मौसम भी रहता है, ठीक है। और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में क्या हो जाती है, बाधा होती है, तो ये इसका थोड़ा नुकसान है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब वर्षण क्या है, आपको इसका उत्तर देना है। वर्षण क्या, जल चक्र क्या है, आप पढ़ना, क्वेश्चन के आंसर जरूर आप मन में सोच लिया करिए, ठीक, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है। वर्षण क्या है, मन में उत्तर सोचना। जल चक्र क्या है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, लहरों की ऊंचाई कौन प्रभावित करते हैं, बताया है दोस्तों, 60 में सुन लेना। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, महासागरीय गति को, जल की जो गति है उसको कौन प्रभावित करते हैं। ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं। महासागरीय जलधाराएं क्या है, ज्वार भाटा कैसे होते हैं, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। महासागरीय धाराएं क्या हैं, आपको ये भी बताया मैंने, क्या होता है, समुद्र में नियमित रूप से एक दिशा में बहती रहती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है ना, भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों की तरफ चलती हैं, ठीक है। विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा करिए, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, ठीक है, जो चलती हैं, ठीक है, वो ध्रुवों की तरफ वो गर्म जलधाराएं होती है। जो ध्रुवों से निम्न अक्षांश की तरफ, या कह लीजिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तरफ जो चलती हैं वो क्या होती हैं, ठंडी जलधाराएं होती हैं, ठीक है। पता होना, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है, जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है। तो दोस्तों पता हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन लिख दोगे तो आप दोस्तों पार्ट ये सही टिक लगा देना, ठीक है, आप हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित का जोड़े बनाइए, देखो यही सब पेपर में पूछता हूँ, तो आप 7 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इतना आपको डाटा मिलेगा ना, या गजब भाई, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और कक्षा 7 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं किताब। आप अपने जो क्लास में कोई आपके घर का कोई पढ़ रहा है उसको चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए और उसको बोलिए ज्योग्राफी यहाँ से पढ़े, और हिस्ट्री भी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। लगे रहिए आप, ठीक है। एटलस में कुछ चीज़ें हैं, आपको खोजिए, ठीक है। एटलस की ना 5.1 में जो चीज़ें दी गई उनको आपको खोजना है, 5.1 क्या है, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको खोज के ढूंढ के लाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें एटलस में। तो दोस्तों पार्ट खत्म होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए हो चैनल पे लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।